हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपनी इस क्लास में अपना न्यू टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नेम है स्ट्रेन। अब ये हमारा न्यू टॉपिक है। अब ये एक्चुअल में होता क्या है कि स्ट्रेन की अगर हम बात करें, कल हमने बात की थी स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस में क्या था कि हम किसी भी बॉडी को अगर स्ट्रेच कर रहे थे तो वो दोबारा अपनी उस पोजीशन में वापस आ जा रहा था, यानी कि जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी वो उस पोजीशन में आ जा रहा था। बट अगर हम बात करें स्ट्रेन की, तो जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये भी अपनी इनिशियल पोजीशन पे तो आएगा, लेकिन इसकी इनिशियल पोजीशन पे आने के बाद भी इसमें एक छोटा सा माइनर चेंज होगा। हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट ये कोई बॉडी है। अब हमने इसमें क्या किया, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, तो ये बॉडी जो है वो इतनी स्ट्रेच हो गई। सपोज दैट कि ये बॉडी जो हो गई वो हमारी पहले से इतना स्ट्रेच उस पर हो गया। अब वो इस साइड से डिफॉर्मिंग फोर्स उसको फिर से उसी पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा जिस पोजीशन में थी, और वो पोजीशन क्या थी हमारी इक्विवेलेंट की पोजीशन। अब देखते क्या है कि जब हम इसमें फोर्स अप्लाई करते थे तो जो हमारा पहले जो बॉडी होती है और जब हमने उसको स्ट्रेच किया, तो जब हम उसको छोड़ेंगे तो क्या होगा कि वो बॉडी जो है वो अपनी इनिशियल पोजीशन में तो आती है, लेकिन उसमें माइनर सा चेंज होता है, बहुत छोटा सा चेंज। कि अगर बात करें कि हमने इसको खींचा और छोड़ा तो क्या था कि पहले बॉडी जो थी वो इतनी थी, अब उसकी में छोटा सा एक माइनर चेंज अगर हम बात करें तो वो इतना आ गया। सपोज दैट कि आई तो अपनी इनिशियल पोजीशन में ही है। सपोज दैट अगर ये हमारी अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसको खींचते हैं तो हमने खींचा तो ये क्या था कि यहाँ तक आकर रुक गया। अब जब हमने इसको छोड़ा तो वो क्या हुआ कि साइज तो आया तो अपनी इनिशियल पोजीशन में ही, लेकिन एक छोटा सा जो माइनर चेंज आया, ये वही क्या है हमारा स्ट्रेन। तो जो ऑब्जेक्ट को हमने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करके जब वो दोबारा वापस आता है अपनी पोजीशन में, तो उसके में एक माइनर सा चेंज आता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन। अब इस चेंज में ये एग्जांपल आप लोगों ने करके देखा होगा, नहीं तो आप एक बार करके देख सकते हैं कि अगर सपोज दैट अगर हम इरेजर को खींचते हैं, अब इरेजर को खींचने पर आएगा तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन में, लेकिन एक उसमें एक छोटा सा माइनर चेंज आएगा, बिल्कुल ना के बराबर, जो हमें लगेगा नहीं कि है, लेकिन बहुत माइनर सा आता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन। अब हम इसके टाइप्स को देखते हैं कि जैसे हमने पढ़ा था स्ट्रेस के कितने टाइप्स थे, 2 टाइप्स थे। हमने देखा था क्या, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और टेंशनल स्ट्रेस। अब हम देखेंगे इसके टाइप्स, तो हम देखते हैं, तो हम स्टूडेंट्स अब देखते हैं इसके टाइप्स क्या क्या हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और शियरिंग स्ट्रेन। अब हम इसको एक एक करके देखते हैं कि एक्चुअली में ये होते क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, तो हमने इस टेस्ट में भी पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूडिनल मींस क्या, कि अगर इसकी लेंथ में चेंज हो, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस टाइप का है और इसकी लेंथ में क्या हो रहा है, अगर हम इसको डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर ये इसके में जो चेंज आ रहा है, सपोज दैट हम बोले कि जब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया तो ये इतना स्ट्रेच हुआ, और जब इसको छोड़ा तो इसमें माइनर सा चेंज आ रहा है, वो अगर इतना आ रहा है, और इसको हमने ले लिया क्या, डेल्टा एल, यानी कि माइनर सा चेंज। और इसकी अगर हम बात करेंगे कि पहले इसकी लेंथ थी क्या, एल, तो अगर हम बात करेंगे कि जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आया वो हमारे क्या आया, डेल्टा एल अपॉन एल, यानी कि जो चेंज आया वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यानी कि जो स्मॉल सा चेंज आया वो, और जो टोटल उसकी लेंथ है, इसका रेशियो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के इक्वल। अब इसी टाइप से अगर हम बात करें वॉल्यूम स्ट्रेन की, तो देखते हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेन क्या है कि अगर सपोज दैट कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वॉल्यूम में हमारा जो शेप होगा क्यूब 3D शेप होगा, क्यूब क्यूबॉइड टाइप का। सपोज दैट ये एक बॉडी है। अब इसमें क्या किया हमने, ओवरऑल साइड से क्या किया,
फोर्स अप्लाई किया, ओवरऑल साइड से हमने फोर्स अप्लाई किया, तो जब हम इसको ओवरऑल साइड से फोर्स अप्लाई करेंगे तो अगर हम मान लें कि इसके में जो चेंज आएगा, अगर इसके में चेंज आएगा तो वो चेंज जो है वो क्या होगा, अगर हम बात करें वॉल्यूम स्ट्रेन तो इसके वॉल्यूम में एक छोटा सा स्मॉल सा चेंज आएगा, तो अगर हम बात करें तो वही सेम फॉर्मूला ऊपर की तरह होगा, डेल्टा बी अपॉन बी, यानी कि माइनर चेंज अपॉन जो टोटल जो वॉल्यूम था हमारा वो। अब जो हमारा है नेक्स्ट शियरिंग स्ट्रेन। अब ये शियरिंग स्ट्रेन है, ये भी हमने अपने जो स्ट्रेस पढ़ा था उसमें भी आया था हमारा ये कि शियरिंग स्ट्रेन क्या था कि अगर सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, जब किस पोजीशन शियरिंग है यानी कि हम इसको टेंजेंशियल स्ट्रेच करेंगे, तो अगर हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो इसकी ये सपोज दैट अगर हम बात करें कि ये ऐसा कुछ है तो इसके में जो चेंज आएगा कुछ इस टाइप का होगा, यानी कि जो होगा वो थोड़ा सा इस टाइप का हो जाएगा, यानी कि जब हमने इसको प्रेशराइज किया टॉर्सल फोर्स लगाकर, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाकर, तो उसकी जो शेप में आया वो थोड़ा सा चेंज आएगा, तो इसका जो फॉर्मूला फॉर्म होगा वो क्या होगा, जो ये चेंज हुआ यानी कि जब इसको हमने ऐसे था और इसमें जो चेंज आया यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये, यानी कि अगर हम बात करें क्या था हमारा शियरिंग स्ट्रेन, तो क्या हो जाएगा, ऐसे था, थोड़ा सा जो चेंज आया दिस यानी कि डिस्प्लेसमेंट, अगर हम सपोज कर लें कि x है, और जो इसकी लेंथ होगी यानी कि ये लेंथ, इसका जो रेशियो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, शियरिंग स्ट्रेन। तो इस टाइप से हमने बात की कि इसके टाइप्स, तो फर्स्ट हमारा क्या था लॉन्गिट्यूडिनल, सेकंड हमारा वॉल्यूम, और थर्ड हमारा क्या था शियरिंग। होप यू आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। तो स्टूडेंट हम अपना न्यू टॉपिक देखते हैं, इसका नेम है हुक्स लॉ। अब ये हुक्स लॉ है क्या, एक्चुअल में एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम हुक था, इन्होंने ही दिया था ये टॉपिक, इसीलिए इनके नेम से ये टॉपिक का नेम रखा गया हुक्स लॉ। इन्होंने ये 1679 में ये लॉ एस्टेब्लिश किया जिसका नेम पड़ा हुक्स लॉ। इनका जो फुल नेम था वो रॉबर्ट हुक, इसीलिए इनके नेम पर ही ये लॉ एस्टेब्लिश हुआ। अब इन्होंने एक्चुअल में बताया क्या कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और वो भी कौन सा फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो वो क्या था, अपनी जो ओल्ड पोजीशन थी उसमें जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस पर वापस आने की कोशिश करता है, यानी कि और अभी जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे, सपोज दैट कोई बॉडी थी इस पे हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे थे, तो वो वापस आने की कोशिश करेगा डिफॉर्मिंग फोर्स के थ्रू, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर था वो क्या था हमारा स्ट्रेन, और ये बॉडी कौन सी थी, इलास्टिक, और ये प्रोसीजर क्या था, इलास्टिसिटी। अब हम बात करें कि भाई जब ये फोर्स हमने अप्लाई किया था तो इसमें जब चेंज हो रहा था, ये तो था हमारा स्ट्रेस। अब इसके बाद उन्होंने क्या कहा, हमने नेक्स्ट अभी एक टॉपिक पढ़ा था अभी क्या कि स्ट्रेन, यानी कि जब हम किसी बॉडी को क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो उसमें एक माइनर सा चेंज आता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन। तो इन्होंने ये ही एक रिलेशन फाइंड आउट किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने, और फाइनली जाकर ये बताया कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में एक रिलेशन। तो वो रिलेशन क्या था, वो रिलेशन ये था, स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेन। अब स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेन इन्होंने क्यों दिया कि सपोज दैट, सॉरी इक्वल टू नहीं, यहां पर प्रोपोर्शन, स्ट्रेस प्रोपोर्शन स्ट्रेन। अब दिया क्या है इन्होंने, इसको छोड़ो भैया। तो स्टूडेंट्स हम अपना न्यू टॉपिक देखते हैं जिसका नेम है हुक्स
लॉ। इसको 1679 में रॉबर्ट हुक ने दिया था और इसीलिए इसका जो नेम था वो हुक्स लॉ पड़ा, क्योंकि इन्होंने दिया था साइंटिस्ट के नेम पे ही ये पड़ा, क्या, हुक्स लॉ। अब इन्होंने कहा क्या था, इन्होंने एक रिलेशन बताया स्ट्रेस और स्ट्रेन में, यानी कि जो रिलेशन था स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन। अब ये लोग कहता क्या है कि जैसे जैसे हम किसी बॉडी का स्ट्रेस इंक्रीमेंट करेंगे वैसे वैसे उसके में क्या होगा, स्ट्रेन भी बढ़ेगा, और अगर स्ट्रेस कम होगा तो उसमें स्ट्रेन भी कम होगा। कहने का सेंस ये है कि अगर कोई बॉडी है, सपोज दैट अगर हमने इसको स्ट्रेच किया तो क्या हुआ, डिफॉर्मिंग फोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं तो अगर हमने इसको स्ट्रेच किया तो जितना ज्यादा हम स्ट्रेस करेंगे इसको लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर, यानी कि जितना हम इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही उसमें क्या होगा, स्ट्रेन होगा। यानी कि अगर सपोज दैट मैंने कहा कि अगर ये कोई स्प्रिंग है, सपोज दैट अगर मैं इसको खींचता हूँ, स्ट्रेच करता हूँ, तो सपोज दैट उसका साइज इतना हो गया। अब इतना होने के बाद अगर मैंने छोड़ा तो जो स्ट्रेन होगा, यानी कि जो माइनर चेंज होगा बहुत छोटा सा होगा। अब मैं कहता हूँ कि भाई इस स्प्रिंग को मैंने इससे भी ज़्यादा खींच दिया तो क्या होगा, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि इसमें बहुत चेंज आया, यानी कि है तो इलास्टिसिटी के अंदर ही, ये वापस भी आ जाएगा, बट जो पहले जो स्ट्रेन में जो चेंज था उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा, स्ट्रेन में चेंज बढ़ा हुआ होगा। यानी कि वही इन्होंने बताया कि जब स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा। क्योंकि हमारा यहाँ से क्या फॉर्मूला आता है, तो जब हम प्रोपोर्शन का साइन रिप्लेस करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा। तो हम देखते हैं स्ट्रेस, और यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है उसको हम कहते हैं ई, आर इनटू स्ट्रेन। और अगर हम ई इक्वल टू यहाँ से फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो हमारा जो फॉर्मूला आता है हुक्स लॉ का वो क्या आएगा, E इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब E जो है वो क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो हमारा जो, एक बार फिर से देख लेते हैं, हुक्स लॉ क्या कहता है कि भाई जैसे जैसे स्ट्रेस इंक्रीमेंट होगा उतना ही उसमें स्ट्रेन भी इंक्रीमेंट होगा, और अगर उसमें स्ट्रेस कम होगा तो उतना ही स्ट्रेन भी कम होगा। यानी कि सीधा सीधा है कि अगर हम किसी चीज को कम खींचेंगे तो उसमें जो चेंज होगा वो कम होगा, और अगर हम उसको ज्यादा खींचेंगे तो उसमें चेंज जो होगा वो ज्यादा होगा। और ये सब होना किसके अंदर में है, ये जो होना है वो हमारा लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी जो बताया था कि हम ये नहीं कि अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम उसको खींच रहे हैं कि पता चले कि वो इलास्टिसिटी से भी बाहर चला जाए तो उसमें फिर क्या होगा, वो अपनी ओल्ड पोजीशन में तो वापस ही नहीं आएगा। तो वो हमारा ये जो लॉ है वो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के ही अंदर आना चाहिए। इलास्टिसिटी से बाहर जाने के बाद वो अपनी ओल्ड पोजीशन में आएगा नहीं, और ये जो लॉ है वो इलास्टिसिटी पर ही डिपेंडेंट है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, हुक्स लॉ। ठीक है, वो अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।